हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। आज हम जानेंगे थेफ्ट की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता एंड इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में थेफ्ट कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, क्या इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई चेंजेस है, या फिर थेफ्ट की पनिशमेंट कुछ अलग तरीके से डिफाइन की गई है, और आईपीसी में थेफ्ट कैसे डिफाइन था, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आज की वीडियो में डिटेल में हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो कि न्यूली लेजिस्लेटेड लेजिस्लेशन है और जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसमें थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है। तो जो थेफ्ट का प्रोविजन है बीएनएस में डिफाइंड है आपके सेक्शन 303 में। और अब आप देख रहे होंगे जैसे इंडेक्स में कि पनिशमेंट के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है। वहीं हम आईपीसी में जाएं तो आप देखेंगे कि थेफ्ट डिफाइंड है सेक्शन 378 में और उसका पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 379 में। तो भारतीय न्याय संहिता में पहला चेंज तो यही हो गया कि आपका जो पनिशमेंट प्रोविजन है वो अलग से नहीं दिया हुआ है। थेफ्ट डेफिनेशन भी 303 में प्रोवाइडेड है और उसका पनिशमेंट भी 303 में प्रोवाइडेड है। तो आइए अब चलते हैं थेफ्ट की डेफिनेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स एंड अदर डिटेल्स की तरफ। तो आइए देखते हैं थेफ्ट सेक्शन 378 में किन वर्ड्स में डिफाइंड था आईपीसी के अंडर। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, क्या एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कहाँ से, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किस तरीके से, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो सेक्शन 378 आईपीसी थेफ्ट को ऐसे डिफाइन करता है। आइए देखते हैं बीएनएस कैसे डिफाइन करता है। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली व्हाट, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो जैसे कि हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं, दोनों डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं है। वैसे ही आप देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है और जो इलस्ट्रेशन पार्ट है बीएनएस और आईपीसी का, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो हम बीएनएस को आधार मानते हुए थेफ्ट की डेफिनेशन समझते हैं। तो थेफ्ट के बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दूसरा, प्रॉपर्टी आपकी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं होती है, थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की मतलब थेफ्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी की पोजीशन से वो प्रॉपर्टी मूव होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे होनी चाहिए, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी मूव हो रही है। और पांचवा क्या है, मूव्स। ये बेसिकली जो है आपके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के। तो कभी भी आपका मेंस में क्वेश्चन आए डिफाइन थेफ्ट, तो मोटा मोटा जो आपको उस आंसर में इंक्लूड करना है वो है ये 5 इंग्रेडिएंट्स। इसके बिना आपका थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि थेफ्ट के किन किन सर्कमस्टांसेस में थेफ्ट माना जाता है। तो ये हम एक्सप्लेनेशन पार्ट से समझेंगे और इन एक्सप्लेनेशन पार्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1। ये क्या कहता है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इज अटैच टू द अर्थ, जब तक कोई चीज़ अर्थ से अटैच्ड है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, तब तक वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट नहीं है। बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सिवर्ड फ्रॉम अर्थ, लेकिन जैसे ही उसको काटा गया या फिर अर्थ से अलग किया गया तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पार्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएगा। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 कुछ और बोलता है आईपीसी में। A thing so long as it is attached to earth, not being movable property, is not subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from earth. तो दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपके जानकारी के लिए किया था, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि थेफ्ट जो है वो आईपीसी में अलग है और इसमें अलग है, इसलिए मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन 1 है इसको हम इलस्ट्रेशन ए से समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। ए ने जेड के ग्राउंड पे कोई ट्री था उसको कट डाउन कर दिया, किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली टेकिंग ऑफ दैट ट्री, ठीक है, आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। अब थेफ्ट का इंग्रेडिएंट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ना तब तक आप कोई भी ऑफेंस का चार्ज किसी पे नहीं लगा सकते। सपोज ए ने जेड की कंसेंट से ट्री कट डाउन किया तो क्या वो थेफ्ट होगा, उस केस में वो थेफ्ट नहीं होगा। इसीलिए कोई भी अगर आप ऑफेंस
का चार्ज बनता है किसी भी अक्यूज्ड पे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट ऑफेंस का फुलफिल होना। तो अभी एक्सप्लेनेशन ए से कोरिलेट करते हुए अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो जब तक वो पेड़ जेड के ग्राउंड पे लगा था तब तक वो क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं था। बट एज सुन एज ए सिवर्ड द ट्री, जैसे ही ए ने उस पेड़ को काटा उसी मोमेंट क्या हो गया, ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब हम सेकेंड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सिवरेंस मे बी थेफ्ट। अब क्या है, जो एक्ट हमारी सिवर करने की है उसी में अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा थेफ्ट का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि ए ने जैसे ही पेड़ काटा और उसको मूव किया उसी समय ए पे कौन सा चार्ज लग गया, थेफ्ट का चार्ज लग गया। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actual moving it। अब ये क्या है, अगर कोई सपोज बुलॉक कार्ट खड़ा कर गया है रोड पे, ठीक है, ये बुलॉक है, ये कार्ट खड़ी है, ठीक है, उसके ये टायर्स के लिए कई बार आपने देखा होगा कि है ना, हिली एरियाज में या फिर स्लोप वाले एरियाज में स्टोन या ईंट लगा दी जाती है। तो अगर सपोज किसी ने इस कार्ट को मूव करने की इंटेंशन से विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन जिसकी ये कार्ट है, ये स्टोन हिला दिया, ये स्टोन को क्या कर दिया, मूव, और कार्ट मूव होने लगी, तो उस केस में जिस पर्सन ने स्टोन हिलाया उसने क्या किया, उसने ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्या कोई एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। एज सच इस स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इलस्ट्रेशन नहीं है, तो इसको हम बेसिकली इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मोस्ट सिंपल और ईजी एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 4। A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of that motion so caused is moved by that animal। अब अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी एनिमल को मूव करता है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसने उस एनिमल को मूव किया है और वो सब कुछ मूव किया है जो उस एनिमल के साथ मोशन में आया है। ठीक है, अब जैसे ये बुलॉक कार्ट सपोज एक लेवल रोड पे खड़ी है और इस बुलॉक कार्ट के मतलब ईंट या फिर स्टोन से इसको स्टॉप नहीं किया गया है, बस ये खड़ी है एज इट इज़। इनके जो बुलॉक कार्ट चलाने वाले हैं वो सपोज कहीं गए हैं। अब ए आया, ए ने क्या किया, बुलॉक को दिखाया चारा या घास, और अपने पीछे पीछे आने के लिए बुलॉक को क्या किया, उसने ललायत किया। इस केस में अगर बुलॉक मूव करेगा तो ये माना जाएगा कि उस बुलॉक को और वो जो बुलॉक कार्ट में जो भी सामान पड़ा है उसको मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको मूव करने के लिए ए रिस्पॉन्सिबल है। और यदि ए ऐसा डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर तो ए हैज़ कॉज्ड थेफ्ट द मोमेंट उसने उस बुल को मूव किया है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 4 का एक एग्जाम्पल हम इस इलस्ट्रेशन बी को भी मान सकते हैं। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट। डॉग के लिए बेट उसने ए ने अपने पॉकेट में रखी एंड उसने क्या किया, इंड्यूस किया जेड के डॉग को खुद को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे क्या था, ए की इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी टू टेक जेड्स डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज जेड्स डॉग हैज़ बिगन टू फॉलो ए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब एक्सप्लेनेशन 5 क्या है। एक्सप्लेनेशन 5 हमें कोई एग्जाम्पल या कोई इलस्ट्रेशन या फिर कोई ऐसा है ना सर्कमस्टेंस नहीं बताता है, बट ये बताता है कि कंसेंट किस टाइप का कंसेंट होना चाहिए फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट टू नॉट बी कमिटेड। तो इसमें क्या है, जो हमारा कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कंसेंट हम हमेशा तब कहते हैं जब इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि वो रिटन है, बट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इम्प्लाइड विद मतलब ज़रूरी नहीं है वो वर्ड्स में बोला गया है, बट एक्शन से पोर्ट्रे किया गया है कि हाँ मैं अपना कंसेंट देता हूँ। एंड मे बी ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन फॉर दैट पर्पज हैविंग अथॉरिटी। अब ये क्या है, कंसेंट किसका चाहिए, जिसकी पोजीशन में वो चीज़ है या फिर समवन हु इज़ इन अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल पड़ी है स्कूल में, ठीक है, अब उस फाइल को पोजेस करते हैं प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल अगर उस समय ऑफिस में नहीं है लेकिन वाइस प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है उस चीज़ की, तो इस केस में अगर प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं है, दैट इज प्रिंसिपल की एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल हैज़ द अथॉरिटी टू गिव कंसेंट टू टेक अवे दैट फाइल। ठीक है,
अब आइए इसमें एक दो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि जनरली हमारे प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये इलस्ट्रेशन एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन पेपर का पार्ट बन जाती है। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ई। Z going on a journey entrusts a plate to A, the keeper of a warehouse, till Z shall return. अब इसमें क्या है, इंटरेस्टमेंट का एलिमेंट आ गया, मतलब अब ये प्लेट जो है ये A के पास आ गई, दैट इज वो A की पोजीशन में ही आ गई। A कैरीज द प्लेट टू ए गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट। अब A ने क्या किया, वो प्लेट उठाई और गोल्ड स्मिथ को बेच दी। Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession and therefore A has not committed theft. इसमें क्या है, जब वो प्लेट खुद से A की पोजेशन में है, दैट इज वो प्लेट किसी की पोजेशन से मूव नहीं कर रहा, और जब तक कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और की पोजेशन से विदाउट कंसेंट मूव नहीं की जाती विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं होते। इसीलिए जब भी ये इलस्ट्रेशन आए, इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पे इंटरेस्टमेंट का एलिमेंट आ गया वहाँ पे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट नहीं होती है। यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट होगी वो क्या होगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है जी। ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड। एक रिंग मिली है ए को जो कि हाई रोड पे पड़ी है, नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये किसी की भी पोजेशन में नहीं है। A by taking it commits no theft, though he may have committed the criminal misappropriation of property. वही चीज़ यहाँ पे भी है ना, सेम है कि पोजेशन में होनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब कोई रिंग अगर आपको, या फिर फॉर दैट मैटर कोई चेन, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका ओनर पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है, कोई 500 का नोट, 1000 का नोट है ना, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे नाम या कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, आप किसी की पोजेशन से वो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, थेफ्ट कमिट नहीं होती है। लेकिन हाँ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के चार्जेस लग सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो हम देखेंगे कि इससे ये प्रूव होगा कि थेफ्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी, मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की भी थेफ्ट कर सकता है। किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इफ़ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग दी वॉच। ए ने अपनी एक वॉच जेड को दी रिपेयर करने के लिए, बट ए ने उसके पैसे नहीं दिए, जिस वजह से जेड ने वो वॉच अपने पास रिटेन कर ली। अब यदि ए जेड की पोजीशन से वो रिंग फोर्सफुली उसकी विदाउट कंसेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से निकाल लेता है, तो ए पे किसका इल्ज़ाम लगेगा, चोरी का इल्ज़ाम। किस चीज़ का, उसकी खुद की वॉच चोरी करने का इल्ज़ाम ए पे लगेगा। एक इलस्ट्रेशन जो और इम्पोर्टेंट है वो है पी। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी। अब क्या है, ए कोई प्रॉपर्टी जेड की अपकीप में पड़ी है और ए को लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है, और वो सोच के वो प्रॉपर्टी जेड की पोजीशन से ले लेता है। इस केस में क्योंकि ए की इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, इसलिए ही हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, फिर से हम एक चीज़ समझते हैं कि जो थेफ्ट के 5 इंग्रेडिएंट्स है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ पोजेशन, क्या करना है, मूव, इन सब मूव्स दैट प्रॉपर्टी, तो ही ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है आपका कमिट होगा। अब इंग्रेडिएंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, और वो केस है के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो प्रूव करने बहुत ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए, वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ कंसेंट। ठीक है, तो इस केस में ये बताया गया था कि थेफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने पर आपके ऊपर थेफ्ट का ऑफेंस बनेगा। तो सिंपली ये था आपका थेफ्ट का ऑफेंस डेफिनेशन एंड उसके एक्सप्लेनेशन एंड इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। आइए जानते हैं थेफ्ट की पनिशमेंट आईपीसी में क्या डिफाइन थी, और क्या बीएनएस में पनिशमेंट में कुछ चेंज किया गया है। तो सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी डिफाइंड पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अब इसमें क्या सिंपली मेंशन था, हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years प्लस फाइन प्लस फाइन और बोथ।
ठीक है, मतलब 3 साल की सज़ा और फाइन। अब ये प्लस एंड नहीं है और है, मतलब 3 साल की सज़ा या फिर फाइन हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता पे। तो भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया गया है इन द पनिशमेंट सेक्शन। इसमें ये क्लॉज क्या है कि अब हर थेफ्ट पनिशेबल नहीं है। जी हाँ, हर थेफ्ट पनिशेबल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन से थेफ्ट पनिशेबल नहीं है, और अब अगर कोई थेफ्ट का अपराध करता है तो उस पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। 303 सेक्शन का क्लॉज 2 हमें बताता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। पहले जो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन था वो था सेक्शन 379। Whoever commits theft shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। मतलब जो भी कोई थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 3 years और फाइन और बोथ। अब यहाँ तक तो ये 379 का एकदम रेप्लिकेटेड वर्जन है, इसमें कोई चेंज नहीं है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। लेकिन आइए इसके आगे जानते हैं। इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अब एक बार किसी ने ऑफेंस किया तो उसको 3 साल की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड पनिशमेंट, सेकेंड टाइम ऑफेंस किया या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस पे क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन। मतलब अब जो उसको सज़ा मिलेगी वो 1 साल से कम नहीं होगी, लेकिन वो 5 साल तक हो सकती है, और फाइन, अब क्या है, और को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, एंड, मतलब सज़ा भी होगी और फाइन भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या है, सज़ा या फिर फाइन। और जब वो 3 year की पनिशमेंट मेंशन कर रहा है प्रोविजन, तो इसका मतलब ये है कि कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट डिफाइन नहीं है। मतलब 6 महीने की सज़ा भी कोर्ट दे सकता है, 3 महीने की भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में मिनिमम 1 साल की सज़ा होगी ही होगी, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और इसमें सज़ा के साथ साथ फाइन भी होगा। आइए अब जानते हैं किस केस में थेफ्ट के अपराध में सज़ा नहीं मिलेगी। तो थेफ्ट का अपराध यदि कोई करता है और जो प्रॉपर्टी स्टोलन है इज लेस देन 5000 रुपीज़, मतलब जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5000 से कम है, एंड द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका पहला अपराध है, अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। तो इस केस में अब क्या है, एक नया अपराध हमारे एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमारे बीएनएस में जोड़ा गया है, जो कि क्या है, कम्युनिटी सर्विस। मतलब अब इस केस में अपराधी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। किस केस में, जब जो प्रॉपर्टी चुराई गई है उसकी वैल्यू क्या है, 5000 या उससे कम, वो उसका पहला ऑफेंस है, मतलब पहली बार उसने थेफ्ट के लिए उसको सज़ा हो रही है व्यक्ति को, और उसने या तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ओनर को दे दी है या फिर वो प्रॉपर्टी एज इट इज़ रीस्टोर कर दी है। उस केस में उसको जेल की सज़ा नहीं होगी, बल्कि उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कम्युनिटी सर्विस की सज़ा क्या है और कहाँ डिफाइंड है। तो देखिए, अब जो पनिशमेंट्स का सेक्शन है बीएनएस में, उसमें कम्युनिटी सर्विस डिफाइन किया गया है एफ क्लॉज में, 4F। ये एक टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है बीएनएसएस में। आपको याद होगा आईपीसी में सेक्शन 53 जो पनिशमेंट से डील करता था, इसमें कितने टाइप्स के पनिशमेंट डिफाइन थे, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। ठीक है, अब हम बीएनएस में आए तो डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, imprisonment, forfeiture of property, fine, and this is the new type of punishment added which is community service। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बीएनएस में नहीं दी गई है। इसके रेफरेंस के लिए हमें जाना पड़ेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और इसमें जब हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 23, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट्स में पास, इसके एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस डिफाइन की गई है, जो कि है कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट मे ऑर्डर। क्या है, ऐसा वर्क जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसको, टू ए कन्विक्ट टू परफॉर्म एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एक कन्विक्ट को परफॉर्म करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, जिससे क्या हो, बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, और जिसके लिए उसको कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होगा।
तो वर्क कैसा होना चाहिए, विच इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, और जिसके लिए उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एड करना, कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना, ऐसे कोई भी है ना काम आपका किस में फॉल करेगा, कम्युनिटी सर्विस में फॉल करेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर